सुन लिया ना अपने ससुर जी का हुक्म। चल खड़ी हो और जाके रसोई में उनके स्वागत के लिए अच्छा सा खाना बना। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। दिन भर लग जाए चाहे, पर पकवानों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज खुद चख कर देखूंगी, अगर नमक मिर्च भी ऊपर नीचे हुआ तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। अब जा यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रही है। रेखा रोती हुई रसोई में जाकर काम करने लगती है। पूरा दिन गर्मी में परेशान होकर वो छप्पन भोग बनाती है। तभी शाम का समय है। घर के सामने गाड़ियां आकर रुकती हैं। रोहित और विनय अपनी पत्नियों काजल और प्रीति के साथ हंसते हुए घर में आते हैं। सावित्री जी आरती की थाली लिए उनका स्वागत करती हैं। सभी आकर हॉल में बैठते हैं। तभी नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। देखिए आपकी पसंद की वो बनारसी साड़ी जो आपने फोन पर मंगाई थी, मैं खास दिल्ली से ढूंढ कर लाई हूँ। अरे आओ आओ, मेरी लक्ष्मी जैसी बहू है। कितनी सुंदर साड़ी है, भगवान तुम्हें खुश रखे। और ये शॉल पापा जी के लिए। वैसे मम्मी जी, बड़ी भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। तुम्हारी बड़ी भाभी तो दोपहर में तुम लोगों के पसंदीदा पकवान बनाने में जुटी हुई है रसोई में। अरे ओ रेखा, देख तेरे देवर देवरानी आ गए हैं, जल्दी से चारों के लिए ठंडा पानी और चाय लेकर आ। रेखा कांपते हाथों से ट्रे में पानी का गिलास लेकर आती है। उसका सिर पल्लू से पूरी तरह ढका हुआ है। वो जमीन की तरफ देख रही है। जैसे वो पानी बढ़ाती है, काजल की नजर रेखा के हाथों और माथे की चोट पर पड़ती है। अरे भाभी, ये क्या, आपके हाथ पर ये जलने के निशान कैसे हैं? और आपके माथे पर ये पट्टी क्यों बंधी है? क्या हुआ आपको? वो कुछ नहीं छोटी, वो मैं ना रसोई में काम कर रही थी तो गरम तेल का बर्तन हाथ से फिसल गया था और माथे पर वो कल बाथरूम में फिसल गई थी मैं। तो तुम्हें पता ही है मैं थोड़ी अनाड़ी सी हूँ ना। अरे काजल, तुम इस सांवली का मत पूछो। ये तो पूरी तरह भोंदू है। पता नहीं हर वक्त कहाँ खोई रहती है। इसे खुद का शरीर तो संभलता नहीं है, गिरती पड़ती रहती है। घर का खास संभालेगी। भैया, अपनी पत्नी के बारे में ऐसे कौन बात करता है? भाभी कितनी शालीन है और आप उन्हें भोंदू कह रहे हैं। अरे बेटी, बुरा मत मानो, अमित तो बस मजाक कर रहा था थोड़ा। थोड़ा गुस्से का तेज है मेरा बेटा, पर दिल का बहुत साफ है। बाकी हम सब तो अपनी बड़ी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह मानते हैं। क्यों रेखा, मानती है ना तुम मुझे अपनी माँ? हाँ माँ जी, आप मुझे अपनी बेटी ही समझती हैं। देखा बच्चियों, चलो अब तुम दोनों थक गई होगी, चलो खाना खा लो। तुम्हारी जेठानी ने प्यार से तुम सबके लिए अलग अलग तरीके के पकवान बनाए हैं। फिर सब खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। एक दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है, लेकिन अगले दिन दोपहर के समय काजल और प्रीति रसोई में रेखा की मदद करने आती हैं। रेखा ऊपर के रैक से डिब्बा उतारने के लिए हाथ उठाती है तो उसका पल्लू अचानक खिसक जाता है और उसकी गर्दन पर उंगलियों के गहरे नीले निशान दिखाई देते हैं। भाभी रुकिए, ये आपकी गर्दन पर क्या है? अरे ये वो मुझे घमौरिया हो गई थी, मैंने दुपट्टे से घिस दिया ना, जिसकी वजह से ये सब। भाभी, इतना तो हमें भी पता है कि ये कोई घमौरिया नहीं है। भाभी, ये तो साफ साफ किसी के हाथ के पंजे का निशान लग रहा है। पूरा गला सूजा हुआ है आपका। नहीं प्रीति, तुम लोग गलत समझ रही हो। वो मुझे बहुत तेज घमौरिया और खुजली हो गई थी ना, तो मैंने बस सूती दुपट्टे से जोर से रगड़ दिया था। भाभी, दुपट्टे से रगड़ने पर उंगलियों के निशान नहीं बनते। आप हमसे कुछ छुपा रही हैं क्या? भैया आपके साथ मार पिटाई करते हैं? कुछ नहीं है काजल, भगवान के लिए मुझसे कुछ मत पूछो। तुम दोनों शहर की हो, पढ़ी लिखी हो, खुश रहा करो। मुझे मेरा काम करने दो, वरना माँ जी आ जाएगी। लेकिन भाभी। रेखा हड़बड़ाकर वहां से बाहर आ जाती है। काजल प्रीति दोनों रेखा को देखती रह जाती हैं। छुट्टियों के दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद काजल और प्रीति का जाने का समय आता है। वो अपने पतियों रोहित और विनय के साथ आंगन में खड़ी हैं। माँ जी, अब हम निकलते हैं। ऑफिस से 2 ही दिन की छुट्टी मिली थी, अगले महीने हम फिर से वापस आएंगे। हाँ बच्चियों, अच्छे से अपनी नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ, भगवान तुम्हें खुश रखे। रेखा, चला गया, अपनी दोनों देवरानियों को आशीर्वाद दे। काजल प्रीति झुककर रेखा के पैर छूती है। लेकिन जैसे ही काजल प्रीति रोहित और विनय गांव की गली से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं, गली के मोड़ पर पड़ोसन रीमा और 2-3 औरतें आपस में फुसफुसा रही होती हैं। अरे वाह, चली दोनों शहर की महारानियां। इनकी जिंदगी तो बढ़िया है, दिल्ली के बड़े फ्लैटों में ऐश करेंगे। जिंदगी तो नरक उस बेचारी रेखा की हो रखी है। भगवान ऐसा नसीब किसी दुश्मन की बेटी को भी न दे। सुनिए रीमा जी, क्या कहा आपने? हमारी जेठानी रेखा भाभी की जिंदगी नरक क्यों है? क्या मतलब है आपका? साफ साफ बताइए। अरे कुछ नहीं काजल बहन, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। वो बेचारी अकेले सारा काम करती है ना गांव में, इसलिए। नहीं रीमा, तुम कुछ और कह रही थी। तुमने दुश्मन की बेटी के नसीब की बात की थी। इस घर में क्या चल रहा है? क्या भैया भाभी को मारते हैं? अरे तुम लोग शहर में रहती हो, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल अलग है। हमारे गांव के मामलों में मत पड़ो। अपनी जान प्यारी है तो जाओ यहाँ से, तुम्हारी गाड़ी खड़ी है। काजल प्रीति सच्चाई जानने की कोशिश कर ही रही होती हैं कि तभी उनके पति उन्हें आवाज लगाते हैं। अरे भाई जल्दी भी चलो, लेट हो रहे हैं, दिल्ली पहुंचने में भी वक्त लगेगा।
हाँ हाँ, आ रहे हैं। दोनों हड़बड़ाकर कार की तरफ जाती हैं। कार अब दिल्ली की तरफ दौड़ रही है। कार के अंदर काजल और प्रीति बेहद बेचैन है। रोहित, विनय, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गांव से जब हम निकले हैं मेरा मन बहुत शांत है। भाभी के शरीर पर वो रोज रोज नए निशान, मम्मी जी का वो जरूरत से ज्यादा चाशनी जैसा प्यार, और उस पड़ोसन की बातें, कुछ तो गड़बड़ है। अरे काजल, तुम बिना हर बात में अपनी जासूसी वाली बुद्धि लगाती रहती हो। माँ कितनी भोली और सीधी है, और भाभी का रंग थोड़ा सांवला है, वो खुद ही ध्यान नहीं रखती। गिर गई होंगी, फालतू सोचना बंद करो। नहीं भैया, दीदी सही कह रही है। विनय, क्या आपको अमित भैया का व्यवहार भाभी के प्रति अजीब नहीं लगता? जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि इस घर की पैरों की जूती हो। भाभी के मन में एक भयानक डर बैठा हुआ है। अरे देखो प्रीति, अमित भैया थोड़े गुस्से वाले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि घर में कोई जुल्म हो रहा है। तुम लोग बेकार में पैनिक हो रही हो। चलो, कल सुबह ऑफिस जाना है, अब सब सो जाओ। एक तरफ विनय और रोहित काजल और प्रीति को बहला देते हैं, वहीं दूसरी तरफ गांव के घर में काजल और प्रीति के जाते ही सावित्री जी और अमित का असली रूप बाहर आ जाता है। अमित रेखा को रसोई से खींचकर आंगन में लाता है और उसके बाल पकड़कर झटका देता है। बड़ी जुबान चल रही थी तेरी उनके सामने, बड़ी सावित्री बन के चाय पिला रही थी, बोल रही थी बाथरूम में गिर गई, तूने उन्हें शक करने का मौका क्यों दिया कुतिया? माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बाल मत कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो वही कहा जो आपने मुझे सिखाया था। मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, भगवान की कसम माँ जी। चुप कर कमीनी, शहर की लड़कियां हैं, वो कानून की पढ़ाई पढ़ी है उन्होंने। अगर उन्हें जरा भी भनक लग जाती ना तो वो हमारे ऊपर 10 केस ठोक कर हमें इसी वक्त जेल में भिजवा देती। और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे बिना पूछे मेरी चाय में चीनी कम डाली। ना तो तू ढंग का खाना बनाना जानती है और ना इस घर को कोई वारिस दे पा रही है। पता नहीं किस मनोज घड़ी में ये इस घर की बड़ी बहू बनकर आई थी। माँ जी, मेरे गरीब माँ बाप ने अपना सब कुछ बेचकर मेरी शादी की थी। जमीन का आखिरी टुकड़ा भी बेच दिया ताकि आपको मांग के मुताबिक दहेज मिल सके। अब मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? मैं वापस अपने माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती, वो बहुत गरीब है। मैं कहाँ जाऊँ माँ जी, मुझे बता दीजिए। तो मर क्यों नहीं जाती? कुएं में कूद जा या फांसी लगा ले। हमारे सर से कम ये मनहूस बोझ तो कम होगा। आज तेरा ये रोज रोज का रोना धोना मैं हमेशा के लिए बंद ही कर देती हूँ। सावित्री जी रेखा को घसीटकर रसोई में ले जाती हैं और रेखा का सिर पकड़कर जबरदस्ती चूल्हे पर उबलते हुए पानी की भाप के ऊपर दबा देती हैं। माँ जी, मेरा मुंह जल रहा है, छोड़ दीजिए माँ जी, प्लीज छोड़ दीजिए, भगवान के लिए रहम कीजिए। ले, थोड़ा और सेक ले, आज तो तेरी औकात तुझे दिखा कर रहूंगी। सावित्री गुस्से में रेखा का दाहिना हाथ जबरदस्ती जलते हुए गैस बर्नर पर रख देती है। रेखा की चीख निकल जाती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, अमित जी मुझे छोड़ दो, माँ जी मेरा हाथ जल रहा है। चिल्ला, जितना चिल्ला सकते है चिल्ला, तेरा वो भिखारी बाप नहीं सुनेगा, तुझे यहाँ बचाने के लिए नहीं आएगा। आज पूरी रात यहीं रसोई के फर्श पर पड़ी रहे। सावित्री जी और अमित दोनों रेखा को ऐसे ही तड़पता छोड़कर चले जाते हैं। रात का तीसरा पहर है। रेखा रसोई के ठंडे फर्श पर पड़ी दर्द से तड़प रही है। उसका हाथ और पैर और मुंह बुरी तरह से जल चुके हैं। अब मुझसे ये दर्द और नहीं सहा जाता। रोज की ये मार पिटाई, ये ताने, इससे तो अच्छा है कि मैं सो जाऊं, हमेशा के लिए सो जाऊं। दर्द और जिल्लत की सीमा पार होने पर वो अलमारी से नींद की गोलियां निकालकर खा लेती है। अगली सुबह सावित्री जी उसे बेहोश देखती हैं। अमित, ओ अमित, जल्दी आ इधर। इस चुड़ैल ने क्या कर दिया? ये तो नींद की गोलियां खाकर पड़ी है। माँ, ये तो सांस भी बहुत धीरे ले रही है, इसके मुंह से झाग निकल रहा है। अरे चलो, इसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले चलते हैं। पागल हो गया क्या? अस्पताल मत लेकर जाना, सरकारी अस्पताल वाले तुरंत पुलिस केस बना देते हैं। हमारे खानदान की तू हो जाएगी और हम दोनों जेल में होंगे। अपने फैमिली डॉक्टर को फोन कर उसे यहीं पर बुला ले। कुछ देर बाद फैमिली डॉक्टर आते हैं और रेखा का चेकअप करते हैं। वो गंभीर और चिंतित दिखाई देते हैं। देखिए सावित्री जी, अमित, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? इनके पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं, मुंह और हाथ जला हुआ है और इसने भारी मात्रा में नींद की गोलियां खाई हैं। हालत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर साहब, आप अपनी फीस लीजिए और अपना मुंह बंद कीजिए। ये तो दिमागी रूप से पागल है, खुद ही अपना जला लेती है। देखिए, मैंने इसे होश में लाने के लिए इंजेक्शन दे दिया है। मैं इलाज घर पर तो कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिए, एक न एक दिन आप लोग बहुत बुरे पुलिस केस में फंसेंगे। अगली बार मैं नहीं आऊंगा। डॉक्टर के जाने के बाद रेखा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। सावित्री जी तुरंत उसके पास आकर बैठ जाती है और अमित अपने हाथों की उंगलियां चटकाते हुए आगे बढ़ता है। मर के हमारे ऊपर बोझ बनेगी, दुनिया वालों को दिखाएगी कि हमने तुझे टॉर्चर किया। तू अब देख तेरी जिंदगी और कितनी बदतर करती हूँ मैं। तूने मरने की कोशिश की ना, लेकिन सुन, तू जीते जी मर भी नहीं सकती। जब तक हम ना चाहे तेरी मौत भी मेरी मर्जी से आएगी। माँ
माँ जी मुझे जाने दीजिए, मेरे मायके छोड़ आइए, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मायके जाएगी तू? हमारी घर की इज्जत तू बाहर नीलाम करने जाएगी? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने जहर खाने की कोशिश की? तुझे क्या लगा तू मर जाएगी और हम जेल चले जाएंगे? अमित जी छोड़ दीजिए, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अमित, इसके मुंह पर जोर से पैर रख, इसकी आवाज बाहर गली तक नहीं जानी चाहिए। और उठा वो डंडा, आज इसके हाथ पैर का ये रोज रोज का हिलना बंद हो जाएगा। बहुत छटपटाती है ना तू? बहुत शौक है ना तुझे शहर की उन लड़कियों के आगे हाथ फैलाकर अपनी चोटें दिखाने का? ले, आज दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा। अमित लकड़ी के भारी डंडे से रेखा के दाहिने पैर पर जोरदार वार करता है। एक तेज कड़कड़ाने की आवाज आती है और रेखा का पैर मुड़ जाता है। दर्द के मारे रेखा की चीख निकलती है। तभी सावित्री जी के पास पड़े लोहे के भारी मूसल को उठाकर रेखा के बाएं हाथ की कलाई पर मार देती है। तेल का बर्तन छूटा था ना हाथ से, बहाना बनाती है। ले, अब सच में टूटेगा तो डॉक्टर भी कहेगा कि हड्डी कमजोर थी। मूसल लगते ही रेखा की कलाई की हड्डी टूट जाती है और वो बेसुध होने लगती है। सावित्री जी उसके चेहरे पर जोर जोर से तमाचे जड़ना शुरू कर देती हैं। रो मत, आंखें बंद कर, देख मेरी तरफ। ये जो सांवला चेहरा लेकर आई थी ना दहेज में, आज मैं इसका पूरा नक्शा बदल दूंगी। अमित, मार इसके मुंह पर। सावली चुड़ैल, बोल, आप खाएगी जहर? बोल। बाबा, भगवान के लिए हमेशा के लिए मार डालो मुझे, एक ही बार में मार डालो। मार डाले? इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी तुझे। इस टूटे हाथ पैर के साथ तू कल भी सुबह की चाय बनाएगी। सावित्री, अमित, बस करो। अब हाथ पैर तोड़ दिए हैं तो अब उसे वहीं छोड़ दो। कल सुबह लड़के वाले आने वाले हैं, तैयारी भी देखनी है। इस मरे हुए सांप पर लाठियां भाजना बंद करो। हाँ बाबा, ठीक कह रहे हैं आप। माँ, चलो बाहर चलो, इसका तमाशा खत्म हुआ। पड़ी रहे यही खून के आंसू रोती रहे। सुबह अगर रसोई में चाय बोलती हुई नहीं मिली ना तो दूसरे पैर की हड्डी भी सलामत नहीं बचेगी। माँ बेटे अपने कमरे की लाइट बंद करके बाहर निकल जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। रेखा फर्श पर अपने टूटे हुए हाथ और पैर, मुड़े हुए साथ में सूजे हुए लहूलुहान चेहरे के साथ तड़पती रह जाती है। 2 दिन बाद दिल्ली के फ्लैट में काजल और प्रीति बैठी हैं। काजल अचानक सावित्री जी के नंबर पर वीडियो कॉल करती है। सावित्री जी चेहरा चमकाकर फोन उठाती है।